बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तैयारी अपने चरम पर होगी। और ये आज हम लोग उस श्रृंखला में जो लेके चल रहे हैं, उसमें अगली वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छी पसंद आएगी और पिछली वीडियो जो आपने सारी देख ली होंगी, जिससे आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। चलो बच्चों, चलो आ जाओ भाई। देखो पहला सवाल क्या पूछा है। पूछा है कि झ का उच्चारण स्थान क्या होता है। आपको बताना है कि झ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो हम जानते हैं कि च छ ज एक चौवर्गीय है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसका होता है तालु से। कहाँ से होता है उच्चारण स्थान, तो इसका होता है तालु से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है अगला कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, शब्द के पहले होता है, शब्द के बाद में होता है, शब्द के बीच में होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो आपको बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो देखो बच्चों, उपसर्ग का मतलब क्या होता है। उप का मतलब होता है नजदीक और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि या निर्मित करना, अर्थात जो किसी शब्द के पहले लग करके शब्द का निर्माण करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि जिस विकल्प में संज्ञा नहीं है उस विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि वो कौन सा विकल्प इसमें है जिस विकल्प में संज्ञा नहीं है। बुद्धा में संज्ञा नहीं है, यथाशक्ति में संज्ञा नहीं है, गया में संज्ञा नहीं है, या पटना में संज्ञा नहीं है। तो आपको बताना है कि किस वाले में संज्ञा जो है नहीं है। तो इस सवाल में अगर देखा जाए तो यथाशक्ति में जो है संज्ञा वो नहीं है। यथाशक्ति में संज्ञा नहीं है, बाकी सभी में क्या है, संज्ञा है। चलिए अगला देखते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिस विकल्प में संज्ञा शब्द नहीं है उस विकल्प का चयन करें। अब उसमें बताना है कि इसमें भी वही वाला सवाल पूछता है, सेम तरह का है। तेल है, घी है, यह है और घर है। तो आपको बताना है कि इसमें किसमें जो है संज्ञा नहीं है। तो इसमें देखेंगे हम संज्ञा किसमें नहीं है। तो यह जो शब्द है यह संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है। पानी नहीं है, नानी नहीं है, कहानी नहीं है, या रानी नहीं है। तो देखिए हिंदी में ये सभी इकारांत हैं, लेकिन इसमें पानी जो शब्द है वो क्या है, वो पुल्लिंग है। और बाकी सभी के सभी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठवां सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कह रहा है जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दुखी होना है, अपमान होना है, चापलूसी करना है, या लड़ाई करना है। तो बताइए जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखो बच्चों, जूतियों में दाल बांटने का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। क्या करना, लड़ाई झगड़ा करना। ठीक, चलो अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। लड़की है, दोहिम है, पुत्र है और नाना है। तो आपको बताना है कि इसमें से जो शब्द है वो कौन सा स्त्रीलिंग है। तो इसमें तो सीधा सीधा है, जो है ये जो लड़की जो है वो क्या है, वो स्त्रीलिंग है। ठीक, चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है हिमालय गंगा से निकलती है, इसमें कौन सा कारक है। थोड़ा फास्ट रिवीजन करते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखिए जब बात निकलने की हो तो जो कारक हो जाएगा वो अपादान हो जाता है। कौन सा कारक हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या कह रहा है। उसने कहा था किसकी कहानी है। आपको बताना है कि उसने कहा था ये कहानी किसकी है। जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद की है, मोहन राकेश की है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो आपको ये बताना है कि उसने जो कहा था ये कहानी किसकी कहानी है। तो ये कहानी जो है वो गुलेरी जी की कहानी है। किसकी कहानी है, गुलेरी जी की कहानी है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मंत्र कहानी के लेखक कौन है, अर्थात मंत्र कहानी को किसने लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, निराला ने लिखा है, सुदर्शन ने लिखा है, या प्रेमचंद ने लिखा है। तो आपको बताना है कि कहानी किसकी है। देखिए भाई जो मंत्र कहानी है वो प्रेमचंद की कहानी है। किसकी कहानी है, प्रेमचंद की कहानी है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मोहन अपनी माँ से कढ़ाई सीखता है, इस वाक्य में निहित कारक है। आपको बताना है कि मोहन अपनी माँ से कढ़ाई सीखता है, इसमें जो निहित कारक है वो क्या है। कर्ण कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है, या कर्ता कारक है। तो देखो बच्चों, जब बात सीखने सिखाने की आती है तो इसमें जो कारक होता है वो अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलो बच्चों अगला देखें। कह रहे हैं कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, संज्ञा का, पद का, समुच्चय बोधक अव्यय का, या संबंध बोधक अव्यय का।
तो आपको बताना है कि किसका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा का किया जाता है, पद का किया जाता है, समुच्चय बोधक अव्यय का किया जाता है या संबंध बोधक अव्यय का किया जाता है। तो देखिए पदों को जोड़ने के लिए जो है हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल करें कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अर्थालंकार का भेद नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा अलंकार है जो अर्थालंकार का नहीं है। उपमा है, रूपक है, श्लेष है और विभावना है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा अलंकार है जो अर्थालंकार नहीं है। तो देखिए अलंकार दो तरह का होता है, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो इसमें जो आपका सी है, श्लेष, ये शब्दालंकार होता है, बाकी कोई शब्दालंकार इसमें नहीं है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। आपको ये बताना है कि बीजक जो है वो किसकी रचनाओं का संग्रह है। कबीर की रचनाओं का संग्रह है, तुलसीदास की रचनाओं का संग्रह है, जायसी की रचनाओं का संग्रह है या सूरदास की रचनाओं का संग्रह है। तो देखिए बीजक जो है वो इसको संग्रहित किया था धर्मदास ने और वो कबीर के शिष्य थे। तो इस किसकी रचना है, ये कबीर की रचनाओं का संग्रह है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि बिहारी सतसई किसने लिखी है। बिहारी सतसई के रचनाकार कौन है। केशवदास हैं, कबीरदास हैं, चिंतामणि हैं, इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है कि बिहारी सतसई को किसने लिखा है। तो बिहारी सतसई जो रीतिकालीन कविता है और इसके लेखक का नाम बिहारी है और इसमें तो बिहारी है नहीं, इसलिए जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि आषाढ़ का एक दिन जो है ये किसका नाटक है। आषाढ़ का एक दिन किसका नाटक है। मोहन राकेश का है, भारतेंदु का है, सेठ गोविंद दास का है, रामकुमार वर्मा का है। तो आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो किसका नाटक है, बताइए किसका नाटक है भाई। तो जो ये नाटक है, यह नाटक है मोहन राकेश का। किसका नाटक है, मोहन राकेश का नाटक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सौर स्वर संधि का भेद नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से वो कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का भेद नहीं है। दैत्यारी नहीं है, विद्यालय नहीं है, स्नानागार नहीं है या संसार नहीं है। तो हिंदी में संधियां तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है ये उसका भेद नहीं है क्योंकि यह व्यंजन संधि का भेद है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। पहला है नवनमेष, दूसरा है सज्जन, तीसरा है महात्मा और चौथा है आप बीती। तो आपको ये बताना है कि इसमें कौन ऐसा जो है वो कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। ठीक, हिंदी में समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है आप बीती, ये तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, तत्पुरुष का। चलिए अगला देखते हैं। अगला करें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विकारी नहीं है। कहला कि कौन सा शब्द जो है वो विकारी नहीं है। मोहन, शीला, सफेद या लड़का, इसमें से कौन सा विकारी नहीं है। देखिए तो शब्द दो तरह के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। अब इसमें जो लिखा है तो मोहन, शीला और लड़का ये सभी विकारी होंगे। सफेद जो है विकारी नहीं होगा क्योंकि विशेषण है, लेकिन फिर भी यह अपवाद में विकारी नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। करें निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। सजावट, लिखावट, मिठाई और हरियाली। आपको बताना है कि कौन सी जो है इसमें शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए सजावट भी भाववाचक संज्ञा है, लिखावट भी भाववाचक संज्ञा है और हरियाली भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मिठाई जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा है। आपको ये बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से इसमें से कौन सा अशुद्ध है। सामाजिक शब्द, ऐतिहासिक शब्द, द्वारिका शब्द या कैलाश शब्द। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें जो है वो अशुद्ध है। तो जो इसमें अशुद्ध है वो सी ऑप्शन अशुद्ध है क्योंकि द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। क्या होता है, द्वारका होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है। मतलब आपको ये बताना है कि वो कौन सा समास होता है जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। तो देखिए हिंदी में पद की प्रधानता के आधार पर कुल 4 ही तरह के समास होते हैं। तो आपको ये बताना है कि कौन ऐसा समास होता है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो देखिए जो द्वंद्व समास होता है इसमें दोनों पदों की क्या होती है, प्रधानता होती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे आ जाओ भाई। कह रहा है कि आवारा मसीहा जीवनी के लेखक कौन है। आवारा मसीहा नामक जीवनी को किसने लिखा है। जैनेन्द्र ने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है या प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। तो देखिए जो आवारा मसीहा जीवनी है इसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। किसने लिखा है, विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। करक निम्नलिखित में से वर्णिक छंद नहीं है। आपको ये बताना है कि 4 छंद लिखे हैं, इनमें से कौन वर्णिक नहीं है। उपेंद्र ब्रजा नहीं है, सवैया नहीं है, वीर नहीं है, घनाक्षरी नहीं है। तो कौन इसमें से वर्णिक छंद नहीं है।
आपको बताना है कि कौन इसमें से वर्णिक छंद नहीं है, उपेंद्र प्रजा नहीं है, सवैया नहीं है, वीर नहीं है या घनाक्षरी नहीं है। तो देखिए जो वीर छंद है ये इसमें जो है वो वर्णिक के अंतर्गत नहीं आता, ये मात्रिक के अंतर्गत आता है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। सही अर्थभेद का चयन कीजिए। आपको बताना है कि अब्ज और अब्ध इन दोनों का आंसर क्या होगा। कमल होगा, वर्ष होगा, सुंदर होगा, लगातार होगा, चढ़ाई होगा, घमंड होगा, मतलब होगा, धन होगा। तो आपको सही अर्थ बताना है। तो देखिए अब्ज का मतलब होता है कमल और अब्द का मतलब होता है वर्ष। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाली शासकीय पत्र को क्या कहा जाता है। कह रहा है कि व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले शासकीय पत्र को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखे जाते हैं उसको कहा जाता है अर्धशासकीय पत्र। क्या कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता है। किस प्रारूप में आ, क्या कह रहा है, किस प्रारूप में आ, किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देशन जो है वो नहीं होता है। पूछ रहा है कि किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता है। तो देखिए जब ज्ञापन लिया जाता है तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। किस में नहीं होता है, तो जो ज्ञापन होता है इसमें ये सब चीज़ें नहीं होती है। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इसमें कारक मांगता है। तो पूछ रहा है, तो देखिए ये जो कारक इसमें होगा वह कारक कौन सा हो जाएगा, इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला कह रहा है कि इलायची का तत्सम क्या होगा। इलायची का तत्सम पूछा है, तो देखिए इलायची का तो तत्सम होता है वो होता है एला। क्या होता है, एला होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इलायची का जो तत्सम होता है वो एला होता है। ठीक, चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, कटहल का तत्सम पूछा है। कटहल होता है, कटाहल होता है, कांटफल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए जो कटहल शब्द है इसका तत्सम कंठफल होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, कंठफल होता है। क्या होता है, इसको कहते हैं कंठफल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ फल जो है इसका क्या होता है, ये तत्सम होता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। आंख का व्योम, अनंत, तारापत, अंबर, आंख का नेत्र, नयन, चक्षु, चश्म, आज्ञा, आदेश, हुक्म, निर्देश, फरमान, आयु, चैतन्य, ब्रह्मा, चित्रस, चित्रज्ञ या सर्वज्ञ। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। देखा जाए इसमें से जो गलत है वो कौन सा है, वो डी वाला गलत है। कौन सा गलत है, डी वाला गलत है। ठीक, चलिए अब देखते हैं 32 वाला सवाल। करेक्ट, निम्नलिखित शब्दयुगों में से कौन सा शब्दयुग सही नहीं है। आपको बताना है कि इन शब्दयुगों में से कौन सा शब्दयुग जो है वो सही नहीं है। जलज, कमल, जलद बादल, छगड़ी बकरी, छगड़ी बैलगाड़ी, गर्म तप्त, गर्म धूप, कदम पाप, क्रंदम चिंकन। तो इसमें जो गलत है वो कौन सा गलत है, बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है, बी वाला गलत है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा वाक्य शुद्ध है। कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा है। आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं तुम तुम्हारा काम करो गलत, राम थक कर उनके घर में सो गया गलत, सबों ने मान लिया कि पृथ्वी घूमती है गलत, मैं उनसे मिलकर प्रसन्न हुआ। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। कौन सा वाला सही हो जाएगा, डी वाला इसमें जो है शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। चलिए 34 का क्या कह रहा है, कह रहा है कि रसोद्घाटन शब्द का निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद होगा। रहस्य उद्घाटन शब्द का सही शब्द में विच्छेद हो गया। रहस्य उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन, रहस्य उद्घाटन। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो रहस्य धन उद्घाटन सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। रहस्य धन उद्घाटन हो जाएगा ना, रहस्य उद्घाटन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है, रमा से सोया नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य बताना है। रमा से सोया नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य क्या होगा, कर्तरी होगा, कर्म होगा या भाव होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए रमा से सोया नहीं जाता, तो इसमें जो है भाववाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा, भाव होगा। ठीक, चलिए अगला क्या कह रहा है, घर आंगन शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है। आपको बताना है कि घर आंगन में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, कर्मधारय है या द्वंद्व है। तो देखिए घर आंगन में हो जाएगा घर और आंगन, तो समास हो जाएगा द्वंद्व वाला। ठीक, चलिए
37 क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रहार और परिहार युग्म का सही अर्थ क्या है? प्रहार और परिहार युग्म का सही अर्थ क्या है? आक्रमण अपनाना, हमला रक्षा करना, मारना त्यागना, उत्पीड़न या प्रतिज्ञा। तो आपको बताना है कि इसका सही अर्थ क्या है। तो देखिए, प्रहार का मतलब होता है मारना और परिहार का मतलब होता है त्यागना। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 38 नंबर। कहला कि सांकल का तत्सम रूप क्या है? सांकल का तत्सम श्रृंखला, संध्या, जंजीर या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि तत्सम रूप सांकल का क्या होता है। तो इसका हो जाएगा क्या? श्रृंखला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रृंखला हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? सबस्ते होत उदास मन बसे एक ही ठौर, ताही सो समरस कहते केशव कवि सिरमौर। आपको बताना है कौन सा रस है? वीर रस है, वात्सल्य रस है, शांत रस है कि भक्ति रस है? तो देखिए, जो ये भाव है इसमें शांत का भाव है, तो रस कौन सा हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज का अंतिम सवाल। कह रहा है कि कौन शब्दों के सभी समुद्र के क्या है? पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द समूह में सभी शब्द जो है समुद्र के क्या है? पर्यायवाची हैं। जलधि सागर सर तरंगा, अम्बुधि सिंधु उदधि और अडराव, उदधि तड़ाग तरंग सर, सागर सिंधु तेत और तरिन। आपको बताना है कि किस ऑप्शन में सभी जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, तो शब्द किस पर्यायवाची किस में है बताइए। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा। बी वाले में है, बाकी में ठीक नहीं है। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और इस तरह से जो है ये आज हम लोगों का अ, अंतिम सवाल था। और इसी के साथ जो है ये सवाल ख़त्म होता है। ठीक है, तो अंतिम सवाल था। और आपको जो है वीडियो पसंद आई हो तो आप अधिक से अधिक जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।